आज हम लोग के बीच काराकाट से सांसद और भाकपा माले के नेता राजाराम सिंह जी उपस्थित हैं। ये कथारा में आयोजित श्रमिक संगठन कोल माइंस वर्कर्स यूनियन का अधिवेशन में 2 दिवसीय अधिवेशन में आए हैं। राजाराम जी, जो आप आज कथारा में अधिवेशन में अपने मजदूर जमात के लोगों की बात सुनी, उससे आपको क्या लगा? कोयला उद्योग में वो लोग अपने भविष्य को लेकर किस प्रकार का चिंता में हैं, सुख में हैं या विचलित हालत में? मजदूरों के बीच 2-3 चीज़ दिखाई दे रही है। एक तो मजदूर बने रहेंगे कि नहीं, काम मिलता रहेगा कि नहीं, इसको लेकर भारी अनिश्चितता है। और उसके बाद पहले जो एक बात थी कि अगर 35 साल हमने देश के लिए सेवा दी, कठोर मेहनत किया, तो बाद की ज़िंदगी के लिए जब बुढ़ापा आ जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम था, उससे एक सामाजिक सुरक्षा मिली हुई, तो उससे भी अनिश्चितता बन गई है। इसलिए उनके भीतर भारी निराशा, आक्रोश, दुख दिखाई देता है। मोदी राज में ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। महंगाई की मार अलग उनको परेशान करती है और देश की नीतियाँ जो चल रही हैं, जैसे कोई सभ्यता में इंसान है तो श्रम तो करता ही है, लेकिन कुछ जगह से उसके अंदर स्वाभिमान का भाव ये सब भी बनता है। समाज की आज़ादी का प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रश्न है, भाईचारे का प्रश्न है। इससे जिस समाज में, जिस देश में वो रहता है, उसके अंदर एक स्वाभिमान, एक मान, एक अभिमान, एक गौरव इतिहास के साथ, वर्तमान के साथ उसको महसूस होता है। इन तमाम मोर्चों पर मोदी राज में क्षरण उसको दिखाई देता है। कल की तारीख में ब्रिटिश के खिलाफ बड़े बड़े वीर बाकुरों ने लड़ाई लड़ करके, जिसमें झांसी की रानी से लेकर के कुंवर सिंह जी से लेकर के तमाम लोग शहीद हुए, भगत सिंह शहीद हुए और बहुत मुश्किल से वो आज़ादी मिली। और फिर अभी के दौर में जिस प्रकार से जब देशवासी देखते हैं कि हमारे देश के मुखिया ट्रंप के सामने एकदम गिड़गिड़ा रहे हैं, मजदूरों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाता है अमेरिका से, भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, टैरिफ मनवाना बढ़ाया जाता है, उसमें कुछ नहीं बोलते, तेल कभी कहा जाता है कि रूस से तेल मत लो, ईरान से मत तेल लो, उस पर कुछ नहीं बोलते। सदियों का पुराना मित्र ईरान पर हमला करके उसके मुख्य शासक को मार दिया जाता है, इस पर कुछ नहीं बोलते। तो लोगों के मन में लगता है कि क्या हमारा देश फिर से गुलाम हो रहा है, हम किसी के सामने शर्मसार हैं, पिछलग्गू बन रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। न डरने की बात है, न दबने की बात है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। तो इन चीज़ों से भी मजदूरों के मन में एक दूसरे तरह का भाव दिखाई देता है। अच्छा, आप चूँकि इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, मजदूरों की व्यथा बहुत नज़दीक से सुने हैं, देखे हैं, तो मजदूर इस बात को लेके एक प्रकार से संतोष में रहें कि उनके जो सांसद उनके बाद को जो सुने हैं वो लोकसभा के पटल में भी इन चीज़ों को रखने का काम करेंगे। देखिए, हम पार्लियामेंट के लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर, और उसमें कई प्रश्नों पर चर्चा होती रहती है। लेबर कोड के खिलाफ हमने 4 लेबर कोड जो श्रम कानून थे उनको हटा करके लाए गए, जिसके बाद से मजदूरों के काम के घंटे निश्चित नहीं रह गए, मनमाना काम लेना और उचित मजदूरी नहीं देना, ये सब प्रश्न उठते रहते हैं। इसी तरह से जो देश में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटी, जिसके प्रति भी हमने बराबर मंत्रालय को झकझोरने की कोशिश की, वहाँ आवाज़ उठाई मजदूरों के प्रश्न। तो हम लोग मजदूर वर्ग के हितैषी हैं, उनके सवालों को लेकर उठाते रहते हैं, सरकार से मांग करते रहते हैं। और अभी इसके साथ साथ देखिए कई प्रश्न खास तौर से कोयले से जुड़े हुए उठ रहे हैं। एक तो जो कोल माइंस की खदानें जहाँ खोदी जाती है, तो उतना क्षेत्र अगर आप
खोद लेते हैं तो गड्ढा छोड़ देते हैं, उसमें पानी भरता है, तरह तरह की दुर्घटना में मौत होती है, मवेशियों की, आदमियों की। दूसरी बात जो बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि अगर उतना दूर का पहाड़ आपने खोद दिया तो खेती की उतनी ज़मीन बच सकती है, बन सकती है, अगर आपने उसको सैंड फिलिंग के जरिए, मिट्टी भराई के जरिए उसको ये लक्ष्य रखा कि इतना को ज़मीन एक बना देना है। तो यह भी सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल है कि अब इसको हमने, माइनिंग विभाग के पदाधिकारी आए थे कमेटी के सामने, तो हमने ये पूछा था उनसे कि अब थोड़ा ठहर करके एक बार आपको विचार करना है कि हम जो धड़ल्ले से माइंस खोलते जा रहे हैं देश में, जिंदा पहाड़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर का क्या होगा? ये जो छोटी छोटी नदियाँ जिनकी हमें आपको सबको ज़रूरत है, वो ख़त्म हो जाएगा। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे लोगों की लू लगने से मौत हो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक दिन में बिहार में 62 लोग लू लगने से मर गए। तो बैलेंस पॉइंट कहाँ हो, इस पर ठहर करके सोचने की ज़रूरत है कि हम अंधाधुंध जो धूल कण बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? तो कहीं न कहीं इक्विलिब्रियम के लिए आदमी को, जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनको ठहर के सोचना पड़ेगा। वो चाहे खेती की ज़मीन के अधिग्रहण का बड़े पैमाने पर मामला हो सड़कों के लिए, या खदानों की खुदाई का मामला, तो बीच में थोड़ा सा इसके समीक्षा की जरूरत आ गई है। मजदूर आंदोलन में मतलब अपना मजदूरी और इन सब सवालों के साथ साथ पर्यावरण के सवाल, कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के सवाल, ये सब भी सवाल उठ करके खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आबादी बढ़ रही है और खेती की ज़मीन घट रही है, तो सीधा सीधी बात है कि खाद्य सुरक्षा देश का जो है उसका क्या हो, ये प्रश्न उठ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने अपने वर्गीय सवालों के साथ साथ ये प्रश्न, और तीसरा आज़ादी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, ये प्रश्न, लोकतंत्र की रक्षा, ये प्रश्न भी आज के दौर में इन आंदोलनों के लिए आवश्यक मानते चले गए। आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी लोकसभा के सदस्य हैं, उस मंदिर में रहते हैं, वहाँ जहाँ नीति निर्धारण होता है। आप आज देखे होंगे कि बीते कुछ साल से युवाओं में अपने रोजगार को लेके बहुत बड़ी चिंता है। युवा का वो परिस्थिति अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि वो मरने और मारने की स्थिति में पहुंच जा रहे हैं। क्योंकि आप लोकतांत्रिक जगत में बहुत सालों से आपका जीवन इसमें समर्पित रहा है, आप विभिन्न सदनों के सदस्य रहे हैं, वर्तमान परिदृश्य को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र को एक सेफ्टी वाल्व भी कहा गया कि इसमें मान लीजिए कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसको निकलने का एक डेमोक्रेसी तरीका भी है। जुलूस निकलता है, प्रदर्शन होता है, वोट के जरिए लोग इस विधायक को हरा देंगे, उस सांसद को हरा देंगे, दूसरा को चुन लेंगे। ये एक तरीका है। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि इस बार मतलब बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, जो विपक्षी वोटर है उसका नाम ही काट दो, तो एक तरह से जो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने रास्ता दिया था देश को चलाने का, डेमोक्रेसी एक बेहतर सिस्टम की वजह माना गया था, ये रास्ते बंद होंगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और जहाँ तक वादा खिलाफी का सवाल है, तो मोदी सरकार ने तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इस दौर में आया, ये कई डाटा एजेंसियों ने भी इसको पब्लिश किया है। बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं। और उस पर बात ये है
कि लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाएं उनका तरह तरह से मजाक उड़ाती हैं, उसको अच्छा करती रहती हैं। अभी आपने देखा कि एक जस्टिस ने मैंने उनको कॉकरोच तक कह दिया। तो ये सब उनके मन को, जो मन पीड़ित है, आहत है, उसको और ज़्यादा आहत करता है, उसको और कमज़ोर करता है। इससे स्थिति और बिगड़ेगी, देश की और स्थिति बिगड़ेगी। सरकार की जवाबदेही होती है कि जो बेरोज़गार युवा हैं वो बेकार नहीं है, बेरोज़गार भले हैं, वो बेकार नहीं है, उनकी भुजाओं में ताकत है, उसी से राष्ट्र बनता है, उनके दिमागों में बुद्धि है। तो अगर उसका हम सदुपयोग करें तो हिंदुस्तान का नवनिर्माण हो सकता है। हिंदुस्तान जो कहते हैं कि आगे जाएगा, लेकिन अभी विकास, रोजगार विहीन विकास के कॉन्सेप्ट पर सरकार चल रही है और ये उचित नहीं है। हमारे जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह नीति बिल्कुल उचित नहीं है। राजा राम जी, एक चीज़ और सबसे जो गुड़ सवाल खड़ा होता है, विपक्षी दल के लोग रहें या अन्य दल के लोग रहें, सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, जनता के बीच जन जागरण करते रहे हैं, लेकिन अगर कसौटी का पैमाना माना जाए तो वर्तमान का जो एनडीए शासन हो चाहे भाजपा हो, वो राज दर राज, लोकसभा दर लोकसभा जीतते रही है। तो आपका इस पर नज़रिया क्या है कि अगर आप लोग की माने तो जनता पीड़ित है, युवा वर्ग के लोग बेहाल हैं, किसान फटेहाल है, इसके बावजूद भी उनका जीत का जो मूल मंत्र है, एक व्यापक सोच के व्यक्ति होने के कारण आप क्या नज़रिया रखते हैं इसमें? देखिए, उन्होंने अन्य इशूज़ को भी छेड़ करके, इस देश में विविधता वाला देश है ये, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत तरह के लोग रहते हैं। बीजेपी की खासियत ये है कि आर्थिक रूप से वो अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे मुद्दों को छेड़ती रहती है और उसमें एक विभाजन की पॉलिटिक्स करती रहती है और कहीं न कहीं इन अंतर्विरोधों को छेड़ करके वो कुछ समाज के एक हिस्से को अपनी तरफ खींचने में सफल रहती है। धर्म के सवाल को, जाति के सवाल को, भाषा के सवाल को छेड़ती रहती है। आपने खुद पत्रकारों ने एक्सपोज किया है कई बार, कैसे एक बार तमिल बनाम बिहारी करके एक दंगा छिड़ा हुआ देखा था वीडियो पर, और वो पूर्णतः जो है एक कमरे में उसको रील किया गया था, उसको वीडियोग्राफी की गई थी और उसको वायरल किया गया। तो इस तरह से लोगों की चेतना को डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। फिर मान ली कि चुनाव में जैसे बिहार में हुआ कि 10,000 हम देंगे रुपया, 1,90,000 बाद में देंगे, अभी 10,000 दे रहे हैं। ऐसा करके मतलब जीविका दीदियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और जो पहले से लोकतंत्र के मानदंड बने हुए हैं, आचार संहिता बनी हुई है चुनाव आयोग के जरिए, उसको ताक पर रख करके उन्हीं 10,000 लाभ पाए हुए लोगों को बूथ पे एक अनऑफिशियल, अनऑथोराइज्ड पर्सन के बतौर स्टैटिक रखा गया कि तुमको बाकी महिलाओं का वोट अपनी तरफ खींचना है, आकर्षित करना है। इसका बिहार के चुनाव पर भारी असर पड़ा। कहने का मतलब ये कि जो गैर मान्य चीज़ें हैं उनको भी अडॉप्ट करके बीजेपी चुनाव में जिस तरीके से मैंने जीत हासिल करने की कोशिश करती है, ये लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्यों के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी तात्कालिक लाभ मिल जा रहा है और वो ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि बीजेपी जो टैक्टिक्स लगातार ले रही है उससे एक बड़ी समझदारी हासिल करके उसको शिकस्त देना होगा आने वाले दिनों में, और इस प्रवृत्ति को पीछे धकेलना होगा। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक नहीं है, यह तानाशाही के भिन्न भिन्न आजमाए हुए